गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है लक्ष्य एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। प्यारे बच्चों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यदि हम आज के मानव को देखें तो आज का मानव जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बन चुका है। मानव ने जो है धीरे धीरे विकास किया। शुरुआत हुई थी आदि मानव से लेकर के, जब मानव के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं थे। बट आज यदि हम वर्तमान समय में देखें तो मानव के पास सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उनका लाइफ जो पूरी तरह से लग्जूरियस बन चुका है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वो कौन कौन से संसाधन हैं जिन्होंने मानव जीवन को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया, लग्जूरियस बना दिया, ऐश्वर्यपूर्ण बना दिया? तो आप में से बहुत सारे संसाधनों का नाम गिनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये संसाधन हमें कहाँ से मिले, ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिले, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संसाधन एवं विकास। संसाधन हमारे पास पहले भी थे, लेकिन क्या शुरुआत से मानव जीवन सभी के लिए हैबिचुअल बन चुका था? नहीं, संसाधन थे बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम उन संसाधनों का अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या होते हैं? संसाधन का मतलब है प्रकृति द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तुएं जो हमारे चारों ओर फैली हुई है और जिनको हम रेगुलरली जो है यूज करते हैं अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामपूर्ण बनाने के लिए। तो यदि मैं संसाधन की डेफिनेशन की बात करूं, इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, जितनी भी वस्तुएं हमारे चारों ओर अवेलेबल है, वो हमें हमारी संतुष्टि को, हमारे कामों को पूरा करती है। बट इसके साथ साथ वो कैसे होने चाहिए? टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली जो है फिजिबल होने चाहिए, और दूसरा क्या है, हमारे लाभ के लिए जो है यूजफुल होने चाहिए। हम उसको संसाधन कहेंगे। संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? संसाधनों को हम किस प्रकार जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण जो है हम बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। नंबर 2, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ समाप्ति के आधार पर, यानी कि संसाधन की जो है समाप्ति किस प्रकार से होनी है या नहीं होनी है, इस बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये इसी का जो पार्ट है। उसके बाद नंबर 3 पे हम देखेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब हुआ उसका मालिक कौन है, मालिकाना हक किसके पास है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो है प्राइवेट होते हैं, कुछ संस्थाएं प्राइवेट होती है, कुछ जो गवर्नमेंट होती है, वो सभी हम ओनरशिप में बात करेंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, संसाधन जो है कितना डेवलप हो चुका है, कितना विकसित हो चुका है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जैसे मान लीजिए कि कोई संसाधन पूरी तरह से डेवलप हो चुका है जिसको हम अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है, बट कुछ रिसोर्सेज हमें ऐसे मिलेंगे जो हमारे चारों ओर तो हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, नेचर में है, स्टॉक में है, बट हम जो है प्रेजेंट में उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो आई थिंक ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है। ये एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट जो हम इनको जो है 1 बाय 1 डीपली डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ संसाधनों का, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन को देखते देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब है मानव। मानव जो है अपने आप में रिसोर्स है, संसाधन है, क्योंकि जो जितने भी प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं। जब तक आदमी जो किसी रिसोर्स को यूज नहीं करेगा, हम उसको जो संसाधन या रिसोर्स की कैटेगरी में यूज नहीं रख सकते। तो मानव जो है अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स में जो है आगे 2 टाइप्स है, जो यहाँ पे 2 कैटेगरी बन जाती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय। ऐसे संसाधन
जो दोबारा से बन सकते हैं, जो इजीली जो है रिन्यूएबल हो सकते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय, जिनको जो है हम आगे जो है पैदा नहीं कर सकते, जो इजीली जो है दोबारा नहीं बन सकते, यानी कि उनको बनने में जो है कई करोड़ों सालों का टाइम लगेगा, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखेंगे। यदि आगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आगे दो भागों में बांटे गए हैं। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मींस जो रेगुलर चलते रहते हैं। जैसे एयर की बात करें, हवा क्या है? हवा एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सा है? रिन्यूएबल है। और उसकी सब कैटेगरी की बात करें तो वो कंटिन्यूस है, लगातार है। आप जो हवा का यूज करते हैं, हम लगातार जो हमें मिलती रहती है। उसके बाद है जैसे वाटर है, पानी। पानी क्या है? पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज जो कंटिन्यू हमें मिलता रहता है। उसी प्रकार इसी कैटेगरी में हम देखें कि सनलाइट है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की धूप है, वो कंटिन्यू हमें मिलती रहती है, तो ये कंटिन्यूस में हुआ रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसी के बाद दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे आएगा बायोलॉजिकल, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जो आगे दो प्रकार के हुए, वेजिटेशन वनस्पति जिसमें फ्लोरा एंड फौना आएंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के जंगली जंतुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, अनवीकरणीय में आ जाएंगे रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मींस जिसको जो है रिसाइकिल करके, जैसे मान लीजिए कोई कबाड़ी का सामान है, उसको जो है हम आगे बेच देते हैं और उसे दोबारा से संसाधन बनाया जा सके। एक ऐसा संसाधन जिससे दोबारा से वस्तु बनाई जा सकते हैं, उसको रिसाइकलेबल कहेंगे। जैसे आयरन है, लोहा है। लोहा क्या है? एक रिसाइकेबल रिसोर्सेज है। उसके बाद नॉन रिसाइकेबल, जो दोबारा से संसाधन किसी भी दूसरी थिंग्स बनाने में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाने के बाद जो है दोबारा से रिसाइकेबल नहीं कर सकते। स्टोन है, पत्थर है, पत्थर एक बार टूट जाता है तो दोबारा से हम उसको रिसाइकेबल नहीं कर सकते। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे रिसोर्सेज का, संसाधन का। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद जो हम जो है इन सभी को जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बात कही कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल है, हम उन सभी को जो संसाधन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है कि जब तक मान लीजिए वो एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब हुआ कि तकनीकी रूप से जब तक वो संशोधित नहीं की जा सकती, वो टेक्निकल प्रोसेस में नहीं आ सकती और मानव के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। संसाधन वही है जो मानव की संतुष्टि को पूरा कर सकता हो और जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली जो फीसिबल हो। जैसे मान लीजिए आप इसको इस चीज इस फिगर से जो समझ सकते हो, ठीक है, ये हमारा हुआ फिजिकली इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हुआ टेक्नोलॉजिकल, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, और ये हुआ इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, इन सभी प्रोसेस से निकल करके ये फिजिकली इन्वायरमेंट, यहाँ से हमें कोई एक संसाधन मिला, यहाँ से हमें कोई वस्तु मिली, प्रकृति से हमें कोई वस्तु मिली, ठीक है, उसके बाद उसे टेक्निकली प्रोसेस में रखा गया, फिर उसे जो इंस्टीट्यूशन में लेके जाया गया, और इन सभी से फिर उसके बाद वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूटिलाइज हुआ, तब जाके वो कोई संसाधन जो है बन पाता है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें सभी वस्तु जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, प्रकृति से वो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकृति से हमें बहुत सारे संसाधन फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति से सारे संसाधन में फ्री मिलते। मैंने बताया कि जब तक उसको जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल नहीं माना जाता, वो इसके लायक नहीं बनता, तो जो है संसाधन हमारे काम का नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से जो है समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम देखेंगे कि संसाधन की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन, संसाधन की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है।
देखिए कोई भी संसाधन जो है प्रकृति से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से मिलता है। प्रकृति ने सभी संसाधन हमें दिए हैं और मानव उनका जो लगातार यूटिलाइज करता जा रहा है, लगातार उनको जो है यूज करता जा रहा है। तो वो संसाधन जो किस प्रकार से किस रूप में हमें जो प्रकृति से मिले हैं वो जो है रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं रिसोर्सेज में जो है ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे यदि रिसोर्सेज की हम बात करें तो रिसोर्सेज जो है बेसिक ऑफ रिसोर्सेज में जो है दो तरह के हुए, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज जिसको हम बोलेंगे जैविक संसाधन, जैव संसाधन हम इसको बोलेंगे, जैव संसाधन। यानी कि ऐसे संसाधन जिनमें जो है लाइफ जो पाया जाता है, जिसमें जो है जीवन के कुछ अंश पाए जाते हैं, उनको हम जो है बायोटिक संसाधन कहेंगे। यानी कि वह संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त हुए, ऐसे संसाधन जिनके अंदर कभी जान रही हो, कभी वो जो है जीवित रहे हो, यानी कि लिविंग थिंग से जो हमें संसाधन मिलेंगे उनको जो हम बायोटिक संसाधन कहेंगे, बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करें फ्यूल की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं, ठीक है। अब ईंधन जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो है बायोटिक रिसोर्सेज से प्राप्त होता है। फ्यूल का मतलब हुआ ईंधन, ठीक है। ईंधन में हम जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक ऐसा संसाधन है जो हमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो है किससे प्राप्त हुआ है? हमें जो है बायोटिक से प्राप्त हुआ है, जैविक संसाधन है पेट्रोलियम। उसके बाद हम बात करते हैं लकड़ी की। अब लकड़ी हमें जो है पौधों से प्राप्त होती है, ये भी जो है बायोटिक रिसोर्स हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कोयले की। तो कोयला भी क्या है? कोयला एक ऐसी प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है जिसमें जो जिसको बनने में जो है करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। आज से यदि करोड़ों साल पहले की बात करें, जब पृथ्वी पर जो बहुत सारे वन हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, जब पृथ्वी का जो है डाइवर्जन हुआ, पृथ्वी जब टूटी, तो एक तरह से जितने भी पेड़ थे वो सभी जो है जमीन के नीचे दब गए और करोड़ों वर्षों के बाद जो है वहां पर जो है जो सेल्स थी, जो रॉक्स थी, जो चट्टानें थी, उनमें जो परिवर्तन हुआ और सभी पेड़ जो है कोयले के रूप में जो है फॉर्म हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो एक लंबी प्रोसेस है और कभी वो जो है बायोटिक थे और उसके बाद वो जो कोयले में चेंज हो गए। तो कोयला भी क्या है? एक बायोटिक रिसोर्स है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे रिसोर्सेज की। यदि बायोटिक में देखें तो जैसे फिशरीज है, मछलियां हैं, ठीक है, वो हमें जो है बायोटिक रिसोर्स से प्राप्त होती है। उसके बाद हम जो है पशु रखते हैं, पशु से हमें दूध मिलता है, वो सभी जो है हमारे बायोटिक रिसोर्स में आ जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आप जो अच्छी तरह से समझ पा रहे हो टॉपिक को। दूसरा यदि हम देखें अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स यानी कि अजैव संसाधन जिनके अंदर जो है जान नहीं होती, वो जो है अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। अबायोटिक रिसोर्स इनको बोलेंगे यदि हिंदी में लिखे हम अजैव संसाधन। ये हो गए हमारे अजैव संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसमें हम देखें कि जैसे मान लीजिए स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, घरों में हम पत्थर यूज करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है? अबायोटिक रिसोर्स है। उसके बाद ब्रिक यूज करते हैं, ईंट यूज करते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलती है। ये भी क्या है? ये हमारे लिए अबायोटिक रिसोर्सेज है। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें स्टोन, पत्थर की बात करें तो पत्थर क्या है? एक अबायोटिक रिसोर्स है। घर मकान बनाने के लिए हम जो है बहुत सारा पत्थर यूज करते हैं, ये एक तरह से अबायोटिक रिसोर्स हुआ। उसके बाद मैंने बताया कि ब्रिक हम यूज करते हैं, घरों में ईंटें बनाते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, ईंटें बनाते हैं, ठीक है, वो जो हमें मिट्टी से मिलती है। मिट्टी क्या है? अबायोटिक रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेटल है, ठीक है, मेटल धातुएं जितनी भी, आयरन है, लोहा है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्स। आप इन सभी चीजों को अपने सराउंडिंग देखिए,
अपने चारों ओर देखें। आज हम जो ये क्लास जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरह से हमारा रिसोर्स है, संसाधन का ही रिजल्ट है कि आप कहीं दूर बैठे हो और मैं जो है डायरेक्टली आपसे जो है रूबरू हो पाया हूँ, आपको जो क्लास दे पाया हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधन का विकास हुआ है कि आज हम जो है घर में बैठ के जो है ऑनलाइन क्लासेज ले पा रहे हैं। तो ये भी जो है कौन सा रिसोर्स हुआ, ये एबायोटिक रिसोर्स हुआ। फ्रेंड्स, तो ये थे बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण। बायोटिक रिसोर्स, जैव संसाधन जिनके अंदर जान थी कभी, ठीक है, अब वो हमारे लिए रिसोर्स बन चुके हैं। उसके बाद अबायोटिक रिसोर्स, जैव संसाधन जिसके अंदर जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग से जो संसाधन हमें मिलते हैं वो अबायोटिक रिसोर्स में रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, मेटल्स, मेटल्स में आयरन आ जाता है, लोहा आ जाता है, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, ठीक है, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। स्टोन भी क्या है, स्टोन भी जो है एक जैव संसाधन है। ब्रिक्स, ईंटें जो हमारी सोइल से मिलती है। तो ये वो हमारा बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, समापत्य के आधार पर। यदि हम हिंदी में लिखी इसको, समापत्य के आधार पर, समापत्य के आधार पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें, ठीक है, इसलिए मैं बाइलिंगुअल चलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये हुए नवीकरणीय। रिन्यूएबल को यदि हम देखें, रिन्यूएबल, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो इनको बनने में कम समय लगता है, यानी कि रिन्यू हो जाते हैं, नए बन जाते हैं संसाधन, ठीक है। इसमें हम देखें तो लगातार विदाउट इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव के बगैर इंटरफेयर के जो संसाधन जो है नए बनते चले जाते हैं, उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें आ जाता है एयर, वाटर, ठीक है, उसके बाद सनलाइट, ये सभी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये लगातार जो है बनते रहते हैं। हवा है, हवा हमें लगातार मिलती रहती है। पानी है, पानी मान लीजिए जो हमारे आसपास का जो पानी है ऑटोमेटिकली जो है रिन्यू हो जाता है, ठीक है। सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा है, वो हमें लगातार मिल जाती है। तो ये हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल की बात करें, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, यानी इसके अपोजिट आप देख सकते हो। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बिल्कुल आप जो है एज इट इज जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे जाए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, बिल्कुल इजी लिख सकते हो आप। नवीकरणीय का मतलब होता है जो नए बन सकते हैं इजीली, अनवीकरणीय जो नए नहीं बन सकते। आपसे ठीक इसी प्रकार से आप 10th के क्वेश्चन पेपर के उठा के देख सकते हो, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हो, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है उसको संक्षेप में बताना, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एंड नवीकरणीय ऐसे संसाधन जिनको बनने में जो है बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम जियोलॉजिकली जो है भौगोलिक रूप से जिसको बनने में कई सालों का, कई हजारों सालों का समय लगता है, करोड़ों सालों का समय लग जाता है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी क्या है, ये सभी जो है अनवीकरणीय रिसोर्सेज हैं। इनको बनने में जो है कई हजारों और करोड़ों सालों का समय लगेगा स्टूडेंट्स। इसलिए यदि ये मान लीजिए आप घर पे कोई कोयला लेके आते हो, वो एक बार जला लिया, उसी कोयले को बनने में कई साल लगेंगे। पेट्रोलियम है जो हम घर में अपने संसाधनों में यूज करते हैं, कार में हम पेट्रोल डालते हैं, अपनी बाइक पे डालते हैं, बस में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। उसी प्रकार एलपीजी घर में हम गैस यूज करते हैं, रसोई गैस है, सीएनजी यूज करते हैं व्हीकल में। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स,
आई थिंक आप जो अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है कमेंट करके मुझसे जो है पूछ सकते हो। तो ये हुए रिन्यूएबल रिसोर्स और ये नॉन रिन्यूएबल। एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल लिखे हैं, क्लियर एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वाटर है, एयर, वाटर, सनलाइट, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम हर रोज यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि नॉन रिन्यूएबल की बात करें, कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो घर में हम सभी इन संसाधनों का यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं हर रोज। तो फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिल्कुल अपने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमें हर रोज देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ए ओनरशिप, यानी कि उनका मालिक कौन है, मालिकाना हक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नंबर 3 है बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक। यहाँ पे हम देख सकते हैं मालिकाना हक, उसका मालिक कौन है, मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है, मालिकाना हक के आधार पर संसाधनों को जो है कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हुआ व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, जिनका मालिक जो है कोई एक व्यक्ति होता है, उनको जो है हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बात करें कि बहुत सारे किसान होते हैं जिनकी अपनी खुद की लैंड होती है, जमीन होती है, वो जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज हुए। कुछ संस्थाएं होती हैं जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ, वो एक व्यक्तिगत रिसोर्स है, उस पर किसी पूरे ग्रुप का या सोसाइटी का अधिकार नहीं होता, राइट्स नहीं होता। यहाँ पर हम देखेंगे कि संस्था पर किस व्यक्ति का राइट है, यदि उस पर गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट का हक है, तो वो जो है सोशल रिसोर्स हुए, गवर्नमेंट रिसोर्स हुए। ठीक है, कोई ग्रुप है, कोई संस्था है, उसका राइट्स हुआ तो ग्रुप के जो है रिसोर्स हुए। यदि एक व्यक्ति का अधिकार है तो इंडिविजुअल रिसोर्स हुए। इसमें जो हम देख सकते हैं बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है, ठीक है, जिसमें जो है कोई प्लॉट है, प्लॉट्स होते हैं, हाउस होते हैं, ठीक है, मकान है, बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग को रखें हम, बिल्डिंग जो है कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स हुए, व्यक्तिगत संसाधन या आप लिख सकते हो। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में आते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो आप प्लॉट्स लिख सकते हो, जमीन लिख सकते हो, खेत की जमीन है वो भी एक व्यक्ति इंडिविजुअल रिसोर्स होती है। कोई प्राइवेट संस्था है, ठीक है, जिसको निजी संस्था बोलते हैं, कोई स्कूल है, वो सभी जो है इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नंबर 2 पे आ जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे संसाधन जिन पर जो है किसी समुदाय का अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कभी कभी हम कुछ ऐसे संसाधन पाते हैं जिन पर जो है किसी कम्युनिटी, व्यक्तिगत नहीं, कोई सरकार का नहीं, किसी कम्युनिटी, किसी विशेष समुदाय का अधिकार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे गांव में हम देखते हैं, ठीक है, गांव में जैसे कोई ग्रेजिंग यार्ड्स है, कोई मान लीजिए ग्रेजिंग एरिया है, ठीक है, ग्रेजिंग एरिया मीन्स जहां पर पशु चारण है, ठीक है, पशु चारण मैदान, ठीक है, जहां पर पशुओं का चरान, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हुआ, ठीक है, उस पर्टिकुलर विलेज का जो है वो क्षेत्र, वहां पर राइट्स हुआ, यानी कि पंचायत का राइट्स हुआ, या मान लीजिए किसी 2-4 व्यक्तियों ने संस्था बनाई, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करते हैं, तो वो सभी जो है अपना पर्टिकुलर
क्षेत्र बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जाट धर्मशाला हो गई, रोड धर्मशाला हो गई, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की यहाँ पर जाति की बात नहीं कर रहा, बट एज ए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हुए, ठीक है। ये जो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स यानी कि समुदाय, ठीक है, समुदाय द्वारा संचालित, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समुदाय द्वारा संचालित, समुदाय संचालित संसाधन, समुदाय संचालित संसाधन जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है, कम्युनिटी ओन